ये है सुनीता, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने पति के साथ साथ अपने घर के 5 सदस्यों को खो दिया। यही नहीं बल्कि इस गांव के और भी लोग मारे गए। सुनीता बताती हैं कि उनके परिवार के सदस्य एक शोक समारोह में गए थे, जहां पर उनको शराब पिलाया गया। इसके बाद उनके पति को उल्टी हुई, चक्कर आया और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर ये कोई अकेली बात नहीं है। ये भी एक वीडियो देखिए आप। ये वीडियो है गुजरात के गांव की, जहां पर 31 लोग मारे गए अल्कोहल पॉइजनिंग से। और ना जाने कितने केसेस दिन प्रतिदिन होते रहते हैं जहां पर लोग अल्कोहल के पीने से मारे जाते हैं। WHO के मुताबिक इंडिया में हर साल 2.6 लाख लोग मारे जाते हैं अल्कोहल पीकर ड्राइविंग करने से, अल्कोहल से हुए कैंसर और लीवर सिरोसिस से। देखिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में है। WHO की एक स्टडी बताती है कि 3 मिलियन डेथ्स हर साल होते हैं अल्कोहल के कंजम्पशन से। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ मेल्स ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें फीमेल्स भी शामिल हैं। जैसे कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की एक रिसर्च बताती है कि 2020 में 1.34 बिलियन लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते थे, जिसमें से 1.03 बिलियन मेल थे, वहीं 0.312 बिलियन फीमेल्स की हिस्सेदारी थी। अगर देखा जाए तो अल्कोहल का कंजम्पशन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। अगर इंडिया की बात करी जाए तो WHO बताता है कि इंडिया में 2010 से 2017 के बीच 38% के हिसाब से अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ा है। जैसे कि 2005 में एक एडल्ट 2.4 लीटर एनुअली अल्कोहल कंज्यूम करता था, वहीं यह अमाउंट बढ़कर 2016 में 5.7 लीटर हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब होने के बाद और ये जानने के बाद कि शराब हमारे लिए हार्मफुल है, फिर भी लोग शराब क्यों पीते हैं? शराब का इतिहास क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार शराब पर बैन क्यों नहीं लगा देती है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। हम लेने आया एक बोतल 2 पौए। हाँ, इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। 90% of teens consume their alcohol by binge drinking. On alcohol consumption that decodes the risk by categories like geographical region, age, sex and year. The age group 18 to 40 is known to be drinking the most. बिहार में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन ये कागज पर है, हकीकत में क्या? शराब पिएगा तो मरेगा, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये शराब है क्या। शराब, जिसको कि हम आम भाषा में अल्कोहल कहते हैं, लेकिन अल्कोहल सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है। अल्कोहल के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। लेकिन जो शराब या ड्रिंक में यूज होता है वो होता है एथेनॉल। एथेनॉल की जगह पे आप मेथनॉल या फिर कोई और अल्कोहल यूज नहीं कर सकते हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर इथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल का भी यूज होता है शराब को बनाने में, जो कि इथेनॉल के शराब के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन साथ ही साथ टॉक्सिक भी होता है और इनको पीने का परिणाम गहरी बीमारी या फिर मौत होता है। मेथनॉल की टॉक्सिसिटी इससे पता चलती है कि अगर कोई भी इंसान 10 ml प्योर मेथनॉल पी लेता है तो वो ब्लाइंड हो सकता है, और अगर 15 ml पी लेता है तो उसकी जान भी जा सकती है। देखिए, अगर अल्कोहल को बनाने के प्रोसेस की बात करी जाए तो अल्कोहल को बनाने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम आगे चलकर अल्कोहल की हिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको उस चीज़ को समझने में आसानी होगी। खैर, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है कि किसी भी ऐसे सब्सटेंस को लिया जाता है जिसमें शुगर हो, जैसे अंगूर, गन्ना, महुआ और भी कई चीज़ें हैं, उसको यीस्ट के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का। फर्मेंटेशन का ये प्रोसेस बताने में तो काफ़ी छोटा है, लेकिन जब इसको बनाने में 2 दिनों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है। देखिए, शराब की हिस्ट्री कुछ सालों पहले की नहीं है, बल्कि इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। कई आर्कियोलॉजिस्ट के रिसर्च बताते हैं कि अल्कोहल का फॉर्मेशन 7000 BC से ही शुरू हो गया था। इसका एविडेंस चाइना की येलो रिवर के किनारे पाए गए बर्तनों में चिपके वाइन से मिलता है। इस वाइन को उस समय हनी, बार्ले, ओट्स और ग्रेप्स से बनाया जाता था, और जो चाइनीज़ लोग थे वो इस वाइन का यूज़ इंस्पिरेशन के लिए, थकावट को दूर करने के लिए, और अगर कोई मेहमान आता था तो उसके स्वागत के लिए करते थे। ऐसे ही एक और रिसर्च में पता चलता है कि इजिप्ट में भी 3700 BC से ही लोग अल्कोहल कंज्यूम करते थे, क्योंकि इजिप्ट के हीराकोनपोलिस शहर के खंडहरों से शराब के भट्टी के रेजिड्यू मिले थे, जो कि डेली 1136 लीटर शराब बनाने में सक्षम थे। लेकिन इजिप्ट के लोग इस शराब को कोई खराब चीज़ नहीं मानते थे, बल्कि उनके गॉड भी थे ओसिरिस नाम के, उनको वो लॉर्ड ऑफ वाइन मानते थे। और इस शराब का यूज़ वो लोग कई तरह से करते थे, जैसे एंजॉय के रूप में, ट्रीटमेंट के तौर पर, और जैसे किसी की मृत्यु हो
आती थी तो उसके कब्र पे शराब को रखा जाता था ताकि वो व्यक्ति उस शराब को आने वाले जीवन में उपयोग कर सके। इसी तरह बेबीलोन के भी लोग 2700 BC से ही शराब कंज्यूम करते थे और वहां के भी लोग लॉर्ड ऑफ वाइन की पूजा करते थे। ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी शराब का सबूत मिलता है, जैसे कि 3000 BC और 2000 BC के बीच में लोग राइस, शुगर कैन, ग्रेप से बना सूरा नाम का ड्रिंक पीते थे जो कि क्षत्रिय वॉरियर्स में काफी पॉपुलर था। ठीक इसी तरह वेदों में से एक ऋग्वेद में भी 2 ड्रिंक्स का जिक्र मिलता है, सोमा और सूरा नाम का। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ है लोगों का कि जो सोमा था वो एक तरह का अल्कोहल था, लेकिन ये बात गलत है। सोमा को ऋग्वेद में ऐसा ड्रिंक बताया गया है जो कि सोमा नाम के प्लांट के लताओं से बनता था जो कि पहाड़ों पर पाए जाते थे, जिसको पीस कर दूध और दही में मिलाकर बनाया जाता था। ये वही सोमरस है जो कि इंद्रदेव ने ड्रैगन वृत्त से लड़ते समय पिया था। ऋग्वेद में सोमरस के विषय में कुछ ये लिखा हुआ है, यह निचोड़ा हुआ शुद्ध दधि मिश्रित सोमरस सोमपान की प्रबल इच्छा रखने वाले इंद्रदेव को प्राप्त हो। हे वायुदेव, ये निचोड़ा हुआ सोमरस तीखा होने के कारण दुग्ध में मिश्रित करके तैयार किया गया है, आइए और इसका पान कीजिए। वहीं दूसरी तरफ ऋग्वेद में सूरा को एक तरह का शराब बताया गया है। ऋग्वेद में सूरा के लिए कुछ ये लिखा हुआ है, जिसका मतलब है सूरा पान करने या नशीले पदार्थों को पीने वाले मारपीट और उत्पात मचाया करते हैं। ऋग्वेद में सोम को एक अच्छी ड्रिंक जैसे अमृत और सूरा को एक बुरी ड्रिंक जैसे विष के रूप में बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों को एनर्जी ड्रिंक के रूप में दिखाया गया है। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमें जानना ये था कि ऋग्वेद में भी शराब का जिक्र हुआ था, तो इस चीज से हमें ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं उस समय भी शराब का यूज होता था। ठीक इसी तरह चरक संहिता से भी शराब का जिक्र मिलता है। यही नहीं बल्कि 630 AD में इंडिया आए ह्यूएन सांग की बुक सी यू की से भी अल्कोहल का जिक्र मिलता है। ऐसे ही कई रिसर्चर्स के रिसर्च और एंशिएंट लिटरेचर बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में भी लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एंशिएंट टाइम और आज के मॉडर्न टाइम दोनों ही समय अल्कोहल का यूज होता रहा है, लेकिन आज के समय अल्कोहल के चलते लोगों को काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर, लिवर सिरोसिस, स्ट्रोक और भी कई हैं। लेकिन वहीं पुराने टाइम में ये सारी चीज़ें उतनी नहीं थी। अब इसके 2 रीज़न हैं। पहला है कि जो एंशिएंट टाइम के अल्कोहल होते थे वो प्लांट बेस्ड होते थे, जिनको बिना किसी केमिकल के बनाया जाता था। वहीं आज के अल्कोहल केमिकल बेस्ड होते हैं। वहीं दूसरा रीज़न ये है कि एंशिएंट टाइम के लोगों का लाइफस्टाइल आज के मॉडर्न टाइम के लोगों से काफ़ी अलग होता था। जैसे कि पहले के लोगों को अगर कोई भी काम करना होता था तो उनको खुद से करना होता था, मशीनें नहीं होती थी। कहीं जाना होता था तो उनको पैदल ही जाना होता था। तो इन सारी चीज़ों से उनका डाइजेशन सिस्टम अल्कोहल को डाइजेस्ट कर लेता था, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्कोहल एक हाई कैलोरी वाला ड्रिंक है। तो इन सारे रीज़न से एंशिएंट टाइम के लोगों के ऊपर अल्कोहल का ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता था। लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि पुराने समय के लोगों को अल्कोहल बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता था। देखिए, ये बात सभी लोग जानते हैं कि अल्कोहल उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। जैसे जो लोग शराब को कंज्यूम करते हैं उनमें से कुछ का कहना होता है कि अल्कोहल उनको प्लीजर देता है और उनके स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन वहीं कुछ लोगों को शराब पी लेने के बाद मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अलग अलग रिसर्चर्स का अपना अलग अलग मत है। जैसे रिसर्चर रैंडोल्फ नेसे का कहना है कि इन सारे इंटॉक्सिकेंट्स में दिमाग को बाईपास करने वाला एक केमिकल होता है जो कि कुछ समय के लिए इंसान को प्लेजर देता है, जिसको वो पसंद करने लगता है और उस चीज को बार बार मांगने लगता है। दूसरी तरफ अर्नेस्ट गैलो क्लिनिक और रिसर्च सेंटर के मुताबिक जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है तो उसके ब्रेन में एंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज होता है जो कि उस व्यक्ति को प्लेजर और रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है। ठीक उसी तरह जब हम गाना सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमें गाने सुनने में आनंद देता है। और ये एंडोर्फिन्स जिसके भी दिमाग में जितना ज़्यादा रिलीज होता है उतना ही उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद ज़्यादा नशा होता है। अगर बात करी जाए अल्कोहल पर बैन लगाने की, जिससे कि अल्कोहल का कंजम्पशन कम से कम हो सके, तो सरकार अल्कोहल पर बैन लगा सकती है। जैसा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 जो कि DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, जो कि पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव करने के निर्देश देने के साथ साथ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स और ड्रग्स पर रोक लगाने की भी बात करता है। लेकिन DPSP के कारण सरकार किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली रोक नहीं सकती है। लेकिन इसी आर्टिकल के तहत इंडिया के कई स्टेट्स में अल्कोहल पर बैन लगा भी हुआ है। जैसे बिहार में 2016 से ही अल्कोहल पर बैन लगा हुआ है, गुजरात में 1960 से लगा हुआ है, ऐसे नागालैंड और मिजोरम में भी बैन लगा हुआ है। और भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अल्कोहल पर बैन लगा हुआ था, जैसे हरियाणा और केरला में, लेकिन इसको बाद में हटाना पड़ गया। देखिए, सिर्फ इंडिया में ही कई ऐसे स्टेट्स नहीं हैं जहां पर अल्कोहल पर बैन लगा है, बल्कि US में भी बैन लगाने के लिए वॉल स्ट्रीट एक्ट पास हुआ था, जिससे कि 1919 से 1933 तक US में भी अल्कोहल पर बैन लगा था।
लेकिन इसको बाद में हटाना पड़ गया। अब ये जो अल्कोहल पर बैन को हटाने की हम बात कर रहे हैं, उसको हम अल्कोहल पर बैन लगाने के डिसएडवांटेज में समझेंगे कि क्यों बैन को हटाना पड़ जा रहा है। खैर, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कहीं पर भी अल्कोहल पर बैन लगेगा तो उससे कई एडवांटेज होंगे, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स, क्राइम्स और डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा, पॉवर्टी कम होगा। लेकिन उसी के साथ साथ अल्कोहल पर बैन लगाने के कई डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो हमें कोविड-19 के लॉकडाउन में ही पता चल गया था। जब लॉकडाउन में अल्कोहल नहीं बिक रहा था तो इंडिया में कई जगहों से ऐसे न्यूज सामने आए जहां पर 2 लोग घर में अल्कोहल बना रहे थे। दूसरी तरफ न्यूज आया कि जिसमें 10 लोग मारे गए सैनिटाइजर के पीने से। अल्कोहल को रोकने के लिए अल्कोहल बैन करना एक अकेला सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि बिहार और गुजरात जैसे स्टेट्स में अल्कोहल पर बैन लगने के बावजूद भी वहां पर अल्कोहल को बनाया और ब्लैक में बेचा जाता है। ऐसे ही अल्कोहल को बैन करने का एक और डिसएडवांटेज है, जैसे कि ये चार्ट देखिए आप। इसमें बताया गया है कि एक स्टेट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है। जैसे कि एक स्टेट खुद के टैक्स लगाकर लगभग 46% रेवेन्यू जनरेट करता है। तो दोस्तों, आप इस चार्ट को देखकर समझ गए होंगे कि 11.9% रेवेन्यू किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का अल्कोहल पर टैक्स लगाकर आता है, जो कि 3rd लार्जेस्ट रेवेन्यू है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का। और यही नहीं, अल्कोहल के टैक्स ने कोविड-19 के लॉकडाउन के हटने के बाद इंडिया की गिरती इकोनॉमी को काफी हद तक बचाया था। जैसे ही लॉकडाउन खुला वैसे ही अल्कोहल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई, जबकि दिल्ली और कई स्टेट्स ने अल्कोहल पर 70% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था। फिर भी लोग अल्कोहल पी रहे थे। जैसे कि लॉकडाउन खुलते ही यूपी में एक दिन में 100 करोड़ रुपए का सेल हुआ था अल्कोहल। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को देखकर ये तो समझ में आ गया कि अल्कोहल पर बैन लगाना अकेला सॉल्यूशन नहीं होगा अल्कोहल को रोकने के लिए। खैर दोस्तों, अल्कोहल के कंजम्पशन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, ये हमें कॉमेंट्स में बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के डार्क साइड को, तो एंड स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें।